also on. Perhaps I brought my book here, microphone. Okay. चलो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स में आगे चलते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने सारी बड़ी बड़ी चीज़ें देख ली थी और फ्लूइड फ्लूइड डायनेमिक्स में बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, खतरनाक आइडियाज़ तो हमने देख लिए थे। अब आगे चलते हैं, छोटे छोटे कुछ आइडियाज़ बचते हैं, लेट्स वाइंड देम अप। सो साइफन की वर्किंग है और इत्यादि, ठीक है। चलो भाई, फ्लूइड डायनेमिक्स में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड नाउ फॉर अ चेंज, सॉरी कट, विल गो अगेन। चलो भाई, फ्लूइड डायनेमिक्स में थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमने अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े एग्जांपल्स वगैरह देखे थे, थोड़ा सा खतरनाक चीज़ों की तरफ हम बढ़ गए थे। बट नाउ यू विल बी, एज आई सेड, यू विल बी हैप्पी टू नो कि हम थोड़ी सी सिंपल चीज़ों के ऊपर वापस आने वाले हैं और थोड़ा सा हम कुछ और एडेड एप्लीकेशंस देखेंगे बर्नौलीज थ्योरम की। सी, बर्नौलीज थ्योरम की जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस थी, जो मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, वो थी जिसमें बर्नौलीज थ्योरम के साथ हम वो फोर्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। ये मिक्सचर जो था, इससे जनरली ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बनती हैं। लेकिन बाकी एप्लीकेशंस और बहुत सारी होती हैं। जैसे एक छोटी सी और चीज़ होती है जिसको लोग साइफन बोलते हैं, और आई एम प्रेटी श्योर कि आप में से कई बंदों ने साइफन यूज़ भी किया होगा। और साइफन का मतलब बेसिकली होता है कि अगर मान लो लेट अस से, हम लोग, तो मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो माय डैड फर्स्ट टाइम टॉट मी साइफन टू एम्प्टी द टैंक ऑफ अ कूलर। कूलर के नीचे जो पानी का टैंक होता है, अब दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप उसको मग से धीरे 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 निकालते रहो, और कुछ ऐसा था कि उसका मोटर खराब हो गया था। वैसे तो आप मोटर चला के भी निकाल सकते हो पानी, दैट्स मच ईजियर, बट उसका मोटर खराब हो गया था एंड वी हैड टू एम्प्टी इट। तो उन्होंने कहा कि सिंपली एक पाइप लिया और उन्होंने कहा कि साइफन से आप निकाल दो, एंड ही शोड अस एंड वी वर लाइक वेरी हैप्पी कि हाँ भाई, बिना पंप के भी पानी इस तरीके से आराम से बाहर आ सकता है। देखो, फंडा ही होता है। पहले तो मैं आपको फंडा बताता हूँ और उसके बाद मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है साइफन का कभी, तो मैं आपको पहले फंडा बताऊँगा और उस फंडे को थोड़ा सा समझ के, चाहिए तो यूट्यूब पे कोई एक आध प्रैक्टिकल वीडियोस वगैरह देख के भी आप ट्राई करना। थोड़ा सा पहले वीडियो को पॉज करके साइफन करके देखना। दिस इज समथिंग दैट कैन बी प्रैक्टिकली डन क्वाइट इजीली। देखो, फंडा ही होता है कि अगर कभी भी किसी हायर लेवल से पानी को लोअर लेवल पे आना होता है, तो वैसे तो ये है कि ठीक है, जैसे अगर मान लो इस टैंक के अंदर से पानी अपने को नीचे वाले टैंक में चाहिए, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पे एक छेद कर दोगे तो पानी अपने आप आ जाएगा। बट यू कैन ईजिली सी कि आपके डैड आपको कूलर खाली करने को बोलते हो और आप कूलर की टंकी में छेद करके उसे खाली कर देते हो। यू कैन वेरी इजीली इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये नहीं करना है बिल्कुल। हमें ये तो पता है कि पानी की हार्दिक इच्छा है नीचे आने की, लेकिन दिक्कत यह है कि पानी को नीचे आने के लिए पहले ऊपर जाना पड़ेगा और फिर नीचे आना पड़ेगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि अगर आपको लाइफ में आराम करने में बड़ा मजा आता है, तो आराम डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले काम करना होता है। काम करके एक पोजीशन बनानी होती है, फिर उसके बाद आप आराम से आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी के साथ भी यही समस्या है कि एक बैरियर है कि पानी को पहले ऊपर जाना होगा फिर नीचे आना होगा। पानी के पास इतनी इंटेलिजेंस तो है नहीं कि आप उसे समझा दो कि भाई लाइफ की फिलॉसफी ये होती है, पहले काम फिर आराम, और पानी के मॉलिक्यूल यहाँ चढ़ना शुरू कर देंगे एंड सो ऑन। दैट्स ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू हैपन। तो भगवान ने इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका बना रखा है जिसको साइफन करना कहते हैं। सी, फंडा ये होता है कि आप एक पाइप लो और पाइप को इस तरीके से रखो, ऐसे अरेंज करो। यो पाइप का जो एक सिरा है इसको पानी में डुबो दो यहाँ पे, और दूसरे सिरे को आप ऐसे नीचे इस तरीके से रखो। इस तरह से अरेंज करना है इसको अपने को कि पाइप का जो ये वाला सिरा होगा, एंड होगा, ये पानी के लेवल से नीचे होना चाहिए। ये बस आपको इंश्योर करना है कि पाइप का ये वाला जो सिरा है ये पानी के लेवल से नीचे हो। पानी के लेवल से नीचे ऐसे पाइप सेट करने के बाद, अब प्रैक्टिकली जो हम लोग करते थे अपने टाइम पे, विच माइट नॉट बी अ वेरी हाइजीनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट हम लोग क्या करते थे कि ये करने के बाद इस पाइप के अंदर की हवा को हम मुंह से खींच के बाहर निकाल देते थे। नाउ विच इज पैथेटिक बिकॉज यू विल इजीली सी कि कूलर का पानी बहुत साफ नहीं होता, तो सम ऑफ दैट वाटर माइट कम इन योर माउथ ऑल्सो। सो मे बी डोंट ट्राई इट विद अ कूलर, ट्राई इट विद क्लीन वाटर परहैप्स। हमने तो खैर अपने टाइम में जो बचपन में किया है वो एक अलग बात है। बट हम लोग क्या करते थे कि पानी को यहाँ से और यहाँ से हवा खींचते थे। अगर आप पानी को में खाली पाइप टिप करोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरी हवा भरी रहेगी। हम लोग इधर से हवा को खींच के बाहर निकालते थे। अब यहाँ से यू कैन इजीली सी कि अगर आप हवा को खींचोगे तो यहाँ पे लो प्रेशर का रीजन बनेगा। लो प्रेशर के रीजन को भरने के लिए पानी यहाँ से उठेगा, और बस आपको इतना करना है कि पानी यहाँ से उठे, यहाँ से उठ के लगभग यहाँ तक आ जाए।
थोड़ा सा जो ये इधर वाला रीजन है जहाँ गिरना शुरू होता है वापस पाइप, थोड़ा सा इतना ही रीजन के अंदर बस आपको पानी लेके आना होता है। और ये करने के बाद अगर आप छोड़ देते हो इतना, अगर मान लो पानी आने के बाद आप सिंपली इसको छोड़ देते हो तो ये पानी फिर इसके बाद अपने आप नीचे आता रहता है। जब ये नीचे आता है तो फिर खाली जगह हो जाती है, इसकी जगह को भरने के लिए फिर और पानी उठता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक यहाँ पे पूरा का पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता, या ये वाला लेवल और ये वाला लेवल बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस आपका अपने आप फ्री में चलता रहेगा। तो यू कैन इजीली सी कि आपको बस खाली प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, किक स्टार्ट करना होता है। बाकी ग्रेविटी को अपने आप मालूम है कि पानी की हार्दिक इच्छा नीचे आने की है, बस पानी को थोड़ा मोटिवेट करना होता है यहाँ तक आने के लिए, उसके बाद का काम अपने आप मजे से चलता रहता है, ये बात है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, और प्रैक्टिकली इसको आप चाहो तो साफ पानी के साथ करके भी देख सकते हो, और बड़े मजे से पानी उसके बाद अपने आप फ्लो होता रहेगा। अगर इस पाइप को आप थोड़ा ऊपर कर दोगे तो फ्लो बंद हो जाएगा, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करो फिर थोड़ी जल्दी से नीचे कर दो तो फिर पानी वापस चालू हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये तो तरीका होता है साइफन के वर्क करने का। बाकी थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं कि क्यों वर्क करता है, कैसे होता है, पानी निकलेगा तो उसकी स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितनी होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें भी करके देखते हैं। देखो सबसे पहले मैथमेटिक्स पे जंप करने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें क्यों और कैसे में और डीप में जाता हूँ। देखो ये तो मैंने बता ही दिया था कि आपने यहाँ से यहाँ तक की हवा खींच ली तो लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो गया, लो प्रेशर की रीजन की वजह से पानी अंदर आता है। अब आप देखो पानी के मॉलिक्यूल को, देखो यहाँ वाले मॉलिक्यूल को, जब तक हाइड्रोस्टैटिक्स की बात थी, जब तक पानी फ्लो नहीं कर रहा था, तब तक अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट है, लेट्स कॉल इट 1, और ये एक पॉइंट ले लो 2। जब तक पानी फ्लो नहीं कर रहा था तब तक 1 और 2 सेम लेवल पे थे, प्रेशर बराबर था। यहाँ पे 1 के ऊपर, सॉरी 2 के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नॉर्मली, मतलब यहाँ पे अगर आपने अभी यहाँ से हवा खींची नहीं है, पानी ऊपर चढ़ा भी नहीं है, तो ये दोनों जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लाइफ बिल्कुल सेट थी। यहाँ आपने लो प्रेशर का रीजन क्रिएट किया, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर तो कम करेगा नहीं, तो ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया, तो हाई से लो की तरफ लिक्विड फ्लो करना शुरू करता है और उसके बाद आगे काम चलता जाता है। तो पानी फ्लो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब देखना तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। एक काम करते हैं, इसमें ज़रा स्पीड ऑफ इफ्लक्स तो एटलीस्ट निकाल ही लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत बनती हैं वो देखेंगे। देखो जैसे मान लो सपोज, सबसे पहले तो मैं ये निकाल के दिखाता हूँ आपको कि ये पानी की स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितनी होगी, ये निकालते हैं। इसके लिए हम बर्नौली लगाएंगे। बर्नौलीज थ्योरम में 0.2 तो मैं ये ले लेता हूँ, और 0.1 यहाँ पे ले लेते हैं, चलो इस जगह पे, बिकॉज यू कैन ईजिली सी कि ये पूरा का पूरा फ्लो एक ही है। जरूरी नहीं कि 2 इधर लिया है तो फिर 1 यहाँ पे लो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप 1 बाहर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बाहर से ही पानी अंदर आ रहा है। एक स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग भी अगर आप चल रहे हो तो एक स्ट्रीम लाइन आपकी पानी के फ्लो की ऐसी भी जा रही है, तो इस स्ट्रीम लाइन के ऊपर आपने 1 और 2 दोनों पॉइंट्स ले लिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और अब आप देखो बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है दैट प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यू कैन सी कि प्रेशर आप देख लो 0.1 के ऊपर अगर आप देखो सीधा एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है तो प्रेशर तो पी नॉट ही है। 0.2 के ऊपर भी अगर आप देखो तो सीधा एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, प्रेशर पी नॉट ही है, दैट्स इजी। 0.1 के ऊपर अगर आप रो जी एच वाला एलिवेशन वाला टर्म देखते हो तो अभी आप देखो कि 2 वाले लेवल को 0 मान लो, तो इसके मुकाबले 1 की जो हाइट होगी वो हाइट आपका h की जगह आएगा। तो मैं इसको जरा फिगर में मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो पानी का जो लेवल है 2 के मुकाबले, मतलब लेवल ऑफ इनपुट और लेवल ऑफ आउटपुट के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, उसको अगर मैं h बोल देता हूँ, तो प्रेशर वाला जो, सॉरी एलिवेशन वाला जो टर्म है ये हो जाएगा सिंपली रो जी एच, और इधर एलिवेशन वाला टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 2 के हुए मैंने 0 लेवल बनाए, और हाफ रो वी स्क्वायर। हम कंटेनर के एरिया को बड़ा मान लेते हैं, एज मच मच बिगर एज कंपेयर टू पाइप। आप खुद ही देख लो कि कूलर के टैंक को अगर आप खाली कर रहे हो फ्रॉम अ पाइप तो कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा एरियाज में। तो देयरफॉर यू नो वेरी वेल कि ये इनिशियल वाली जो वेलोसिटी है उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, लेकिन एग्जिस्ट वाली जो वेलोसिटी है वो तो हमें निकालनी है, तो वो तो बिल्कुल लेनी होगी। तो इस तरीके से 0.1 और 2 के बीच में हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। अब इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, लोग कई बार क्या करते हैं कि 0.1 इधर अंदर ले लेते हैं, एंड यू माइट बी वंडरिंग, अगर आपके दिमाग में ये हो रहा है, चल रहा है कि अगर हम 1 अंदर ले लेते तो उससे कुछ अलग इक्वेशन आती है, कुछ गड़बड़ अगर आपके दिमाग में चल रही है तो बस 2 मिनट थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मैं अंदर भी एक पॉइंट लेके दिखाने वाला हूँ कि उसको
बर्नौली में यूज़ करोगे तो किस तरीके से यूज़ करोगे। बट सबसे पहले हम 1 और 2 ऐसे ही लेते हैं और इससे ज़रा हम एग्जॉस्ट वेलोसिटी इफ्लक्स वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो यू कैन सी इट विल बी सरप्राइजिंगली सिंपल बिकॉज यू कैन सी कि पी नॉट कट गया है, रो भी कट जाएगा। ये बिल्कुल वही कैलकुलेशन होंगे जो हमने पुराना सबसे पहला टॉर्सेलीज लॉ डिराइव करने के टाइम पे किया था कि स्पीड आप देखोगे तो ये हो जाएगी √2gh। तो विच इज़ काइंड ऑफ एन एंटी क्लाइमैक्स कि भाई कुछ नई बात नहीं मिल, लग रहा था कि यार साइफन पढ़ रहे हैं तो कुछ नई चीज़ मिलेगी, लेकिन यू कैन ईजिली सी कि साइफन की जो पानी की एग्जिट वेलोसिटी होती है ये कोई नया फॉर्मूला नहीं आता है, ये वही पुराना √2gh होता है। जहाँ पे ऑब्वियसली धीरे 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 जैसे जैसे लेवल बराबर होता जाएगा तो वैसे वैसे अगर आप देखोगे तो h कम होता जाएगा, तो वो पानी की इफ्लक्स वेलोसिटी कम होगी, बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट फॉर्मूला तो या रिजल्ट हो जाएगा आपका वही पुराना √2gh। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई बड़ी महान बात हुई नहीं, आगे भी नहीं होगी। फिजिक्स में अगर आप लॉजिकली चल रहे हो तो महान बात कभी नहीं होती है कुछ भी। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रूर होती हैं, वो देखते हैं। जैसे अगर मान लो, अब आप देखो, इन केस यू आर वंडरिंग कि मैं ये 0.3 और 2 के बीच में अगर मान लो मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाता तो कैसे लगाता, जरा इसको भी देखते हैं। कई बार मैंने देखा है कि 3 और 2 के बीच में लोग बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं और गलत तरीके से लगा देते हैं और फिर गलत आंसर आता है। देखो क्या होता है, जरा अलग कलर से इसको लिख के देखते हैं। सी, मान लो कोई बंदा 1 और 3 के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही लगा रहा है गलत लगा रहा है, वो आप डिसाइड करना, लेकिन मान लो हम इसको ऐसे लगाते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है भाई ये टर्म्स लिखने हैं। तो अब आप देखो प्रेशर वाला टर्म लिखते हैं सबसे पहले तो दोनों साइड में। यू विल सी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लेवल पे है। अगर सेम लेवल पे है तो सेम प्रेशर होना चाहिए, तो दोनों के जगह P0 और P0 तो वैसे ही लिख दिया, यहाँ तक तो कोई ऐसी चैलेंज की बात है नहीं। उसके बाद सेकेंड वाला टर्म होता है एलिवेशन वाला टर्म। अब आप देखो एलिवेशन वाला टर्म देखोगे तो वो भी इस पॉइंट का भी एलिवेशन वही है जो हमने ऊपर लिखा था, तो एलिवेशन वाला टर्म भी √gh आ जाएगा, इसका एलिवेशन वाला टर्म 0 आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात आएगी, देखना। अब आप इसमें ½ वाला टर्म देखो, यू विल सी कि पानी की वेलोसिटी मानता हूँ यहाँ नेग्लिजिबल होगी क्योंकि ये पाइप का पूरा कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, बट भाई पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया जो यहाँ पे है वही थ्रू आउट चल रहा है। तो अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 से लेके 2 तक सेम ही है तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर A1 A2 सेम है तो V1 V2 भी सेम होगा। मतलब अगर ये वेलोसिटी V थी तो भाई ये भी वेलोसिटी V होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं जो जो लॉजिकली चीज़ें आती हैं। फिजिक्स में अच्छी बात है कि लॉजिक को सही तरीके से फॉलो करो तो आंसर अपने आप आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम ½ में V भी दोनों जगह की सेम डाल देते हैं। और अब आप देखो, अब आप देखो कि कुछ मज़ेदार चीज़ होने वाली है। यू कैन ईजिली सी ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया। अब अगर ये सब काट दोगे तो यू कैन ईजिली सी कि कुछ इनसेंसिबल सी इक्वेशन आती है कि समथिंग लाइक √gh इज इक्वल टू 0 0 टाइप की कुछ, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाती है बेसिकली। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा बर्नौलीज यूज़ करने में, देन यू विल नॉट बी मेकिंग दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। लेकिन शुरू में कई बार बच्चे, मैंने क्या देखा है, कभी कभी नए नए टीचर्स भी इस तरह की गलती कर देते हैं। और अब इसमें गलती कहाँ हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है, देखो प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी वही थी जिसको मैंने शुरू में बड़े हल्के में निकाल दिया था। ये प्रेशर गलत डाला है, बाकी सारे टर्म सही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रेशर गलत डाला है भाई, ये फंडा तो तब चलता था ना, सेम हाइट के ऊपर 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर सेम रहेगा तब तक चलता था जब तक हम हाइड्रोस्टैटिक्स पे होते थे। आप खुद ही देख लो कि अगर मान लो कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जा रहा है, अब यहाँ पे 1 और 2 2 पॉइंट्स ले लेते हो सेम लेवल पे, तो यू कैन इजीली सी कि बिल्कुल सेम प्रेशर नहीं होगा। यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम। तो देयरफॉर 0.1 के ऊपर और 0.2 के ऊपर सेम एलिवेशन होने के बाद भी प्रेशर डिफरेंट था। तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें लिक्विड एक मोटे पाइप से यहाँ से जा रहा है पानी हर तरफ से और पतले पाइप में एंटर कर रहा है, तो अगर मोटे पाइप से पतले पाइप में एंटर कर रहा है पानी तो सेम लेवल होने के बाद भी वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से आप देख लो प्रेशर बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो हमने गलती यही सिंपल सी करी है कि हमने हाइड्रोस्टैटिक्स के लॉज को बिना सोचे समझे हाइड्रोडायनेमिक्स में यूज कर लिया है। तो ये प्रेशर P0 बिल्कुल नहीं होगा और बाकी सारी चीजें ठीक है। बाकी जितने मैंने 2 टर्म और 3 टर्म इधर रखे हैं, ये तीनों टर्म बाकी 5 टर्म सही रखे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 0.3 के ऊपर जो प्रेशर होगा वो P0 बिल्कुल नहीं होगा, ये बात है। तो मैं अब ये थोड़ा रफ वर्क हटाता हूँ नीचे का,
और मान लो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन ही बना देता हूँ। मान लो जेई एडवांस वाले आपसे पूछते हैं कि भाई चलो इसमें लिक्विड स्टेडी स्टेट में फ्लो करने लगा है, और अब हमें जरा निकाल के बताओ 0.3 के ऊपर प्रेशर कितना होगा। ध्यान से देखो, मैं कोई हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर नहीं बोल रहा हूँ। प्रेशर प्रेशर होता है। प्रेशर का मतलब होता है कि लिक्विड की एक सरफेस अपनी बगल वाली सरफेस के ऊपर जितना फोर्स लगा रही है उसको एरिया से डिवाइड कर दो, वो प्रेशर होता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर कुछ अलग अलग हो जाएंगे, नहीं। प्रेशर अगर चाहिए तो ये प्रेशर को हम बोल देते हैं P3। और इस प्रेशर का सिंपली मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक पतली सी लाइन बना लेता हूँ तो इसके नीचे वाला लिक्विड इसके ऊपर वाले लिक्विड को जितने फोर्स से पुश कर रहा होगा और उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं P3 नाम का प्रेशर। तो अगर आपको ये 0.3 के ऊपर का प्रेशर चाहिए तो यू कैन इजीली सी कि ये अब सही इक्वेशन बनेगी 0.3 के ऊपर प्रेशर निकालने की। एंड यू कैन इजीली फर्दर सी नाउ कि इसमें ये चीज़ बिल्कुल कटेगी। और अब आप देख लो कि आगे अगर आप देखोगे तो ये P3 वाला जो प्रेशर है ये हो जाएगा P0 माइनस रो GH, ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा। और ये प्रेशर मैंने 3 और 2 के बीच में इक्वेशन बना के निकाला था। अगर आप चाहो तो सेम चीज़ 1 और 3 के बीच में भी बर्नौली लगा दो। आई लीव दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू कि आप 1 और 3 के बीच में भी बर्नौली लगा के देखो, आपको डिट्टो सेम प्रेशर मिलेगा। और सिंपल भी है बिकॉज यू कैन सी कि ये जो प्रेशर है कितना आ रहा है, ये प्रेशर आ रहा है P0 माइनस रो GH। अब इसको थोड़ा समझ भी लो तो ये और क्लियर हो जाएगा। ये प्रेशर 0.2 के ऊपर है P0, और किसी स्टेशनरी लिक्विड में, ध्यान से सुनना, किसी स्टेशनरी लिक्विड में अगर आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर का जो फॉल होता है वो होता है रो GH। एंड फ्रॉम मैकेनिक्स यू ऑल्सो नो दिस कि स्टेशनरी चीज और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होने वाली चीज तो कई बार एक ही जैसी बिहेव करती है। अगर आप खासकर फोर्स वगैरह की बात करते हो तो कोई चीज एक्सेलरेट करती है वो अलग बात है, बट अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रही है तो भी उसको हम उसमें फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्टेशनरी हो चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। और पाइप का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होने की वजह से ये पूरा जो ग्रीन रास्ता मैं बना रहा हूं, इस पूरे ग्रीन रास्ते में लिक्विड सेम स्पीड से चल रहा था। अगर सेम स्पीड से चल रहा था तो इसका मतलब है कि इसको आप चलता हुआ मानो या इसको हाइड्रोस्टैटिक वाला मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांस्टेंट स्पीड से अगर लिक्विड चल भी रहा है ऐसे, तो इसमें भी इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन आप आराम से हाइड्रोस्टैटिक के रो GH जैसे फॉर्मूले लगा सकते हो। और यही लगा के हमने एक तरीके से निकाला है कि 2 और 1 के बीच में, सॉरी 2 और 3 के बीच में अगर कनेक्टर के अंदर के पानी की स्पीड हर जगह सेम थी तो यू कैन इजीली अप्लाई द लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स एंड यू कैन से कि ये प्रेशर P0 है तो ये वाला प्रेशर आपका P0 माइनस रो GH हो जाएगा, या 3 के ऊपर भी जो प्रेशर है वही P0 माइनस रो GH हो जाएगा। तो ये देख लो, छोटी सी प्रॉब्लम है बट बड़ी कंसेप्चुअल और बड़ी बढ़िया प्रॉब्लम बन रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम निकाल के अलग से देख रहे हैं। और अब इतना कुछ देख ही रहे हैं तो चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं इसमें, बिल्कुल टॉप पॉइंट को ले लेते हैं। सी बिल्कुल टॉप पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। ये जो टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट को लेटर से मैं बोल देता हूँ 4, और एक डेटा इसमें और दे देता हूँ कि टॉप पॉइंट का यहाँ से जो फर्दर डिस्टेंस है, ये एडिशनल डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ L। अब 4 और 2 के बीच में हम बर्नौलीज थ्योरम भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें पता चल गया है कि यहाँ से यहाँ तक पानी तो भाई कांस्टेंट स्पीड से ही फ्लो कर रहा है। तो अगर आपको 0.4 के ऊपर चाहिए प्रेशर तो 0.2 के ऊपर का प्रेशर लिखो P0 और फिर ऊपर जाना शुरू करो। ऊपर जाने में प्रेशर फॉल होता है रो G इंटू H, बस H की जगह लिख दो H प्लस L। पर ध्यान से देखना, दिस सिंपल आइडिया विल नॉट वर्क अगर ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर ये पाइप ऐसा होता कि टेपरिंग होता जा रहा है तो आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि टेपरिंग पाइप के अंदर तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल नहीं। टेपरिंग पाइप के अंदर स्पीड बढ़ती जाएगी। उस केस में आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि यहां से यहां तक का प्रेशर डिफरेंस रो GH हो जाएगा, नहीं, वो फिर आपको प्रॉपर्ली बर्नौलीज थ्योरम से निकालना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर शॉर्ट ऑप्शन बेसिकली। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, गार्डन में पानी डालने वाला जो पाइप होता है, घर के अंदर जो ओवरहेड टैंक से जो कनेक्ट करने वाले पाइप्स होते हैं, हजारों लाखों ऐसे डे टू डे केसेस होते हैं जहां पे पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म रहते हैं। तो वहां पे तो आप डेफिनेटली फ्लोइंग वाटर में भी रो GH लगाओ, कोई समस्या नहीं है। तो यू कैन गेट द प्रेशर एट पॉइंट नंबर 4। तो ठीक है, एक बात तो हमारी क्लियर हो गई सबसे पहले तो कि अगर एक साइफन वर्क कर रहा है तो हमने रफली ये देख लिया है कि साइफन कैसे वर्क करता है। प्रैक्टिकली भी इफ़ यू आर रियली एंथुजियास्टिक और अगर आपके अंदर बिल्कुल एक असली इंजीनियर आपके दिल में रहता है तो आपने वीडियो पॉज करके जरूर
पाइप का कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके साइफन को बनाने की कोशिश भी कर ली होगी, शायद सक्सेसफुल रहे हो नहीं रहे वो मैटर नहीं करता, लेकिन कोशिश करना जरूर मैटर करता है। तो आपने शायद वो भी कर लिया होगा, और ये भी इंपॉर्टेंटली देख लिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पाइप के अंदर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा, हर जगह प्रेशर निकालने की एनालिसिस तो आपने अब कर लिया। और आगे देखो, एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर और भी है। आप ये देखो कि जो ये टॉप वाला पॉइंट है, यू कैन इजीली सी कि इस पूरे के पूरे पाइप में अगर आप देखो तो जो मिनिमम प्रेशर होगा वो उसी पॉइंट के ऊपर होगा जो हाईएस्ट होगा। और हाईएस्ट वाला पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट वाला पॉइंट ये 4 ही है। तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में मिनिमम प्रेशर आपका P4 के ऊपर ही होगा, इससे कम प्रेशर तो कहीं हो नहीं सकता है। एंड यू ऑल्सो नो दिस कि पूरे की पूरी यूनिवर्स में मिनिमम प्रेशर की वैल्यू हो कितनी सकती है? स्पीड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। प्रेशर भी अगर आप देखो तो मिनिमम कितना हो सकता है? 0। अगर आप बिल्कुल फुल वैक्यूम कर दो अंतरिक्ष जैसा तो आपका 0 प्रेशर हो जाएगा। तो आप ये देख लो कि पॉइंट 4 के ऊपर भी प्रेशर की मिनिमम 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 वैल्यू देखो, जैसे जैसे आप ये वर्टिकल डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, L प्लस H वाले डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, 0.4 के ऊपर प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा। और मिनिमम वैल्यू अगर आप देखोगे तो मिनिमम वैल्यू प्रेशर 4 की होती है 0। तो 0 इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी। अब ये H प्लस L को मैं H डैश बोल देता हूं, सपोज ये हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई आपको ये पूछता है कि भाई साइफन बनाना है मेरे को, और साइफन की मैं ये मैक्सिमम हाइट कितनी रख सकता हूँ, L प्लस H वाली या H डैश वाली जो हाइट है, ये मैं मैक्सिमम कितनी हाइट रख सकता हूँ साइफन की, साइफन के बॉटम पॉइंट और साइफन के टॉप पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है? तो ये आंसर है। यू कैन ईजिली सी कि जो लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सब अगर पता है तो आप इससे निकाल सकते हो कि साइफन के रिलीज पॉइंट और टॉप पॉइंट के बीच में मैक्सिमम इतनी हाइट कितनी आप ले सकते हो, विच इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस इज इमटेरियल। बिकॉज अगर मान लो सपोज पानी के केस में आप देख लो, तो पानी के केस में आप देख लो तो डेंसिटी हो जाती है 1000, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता ही है अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 10⁵, जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। तो आप देखो रफ कैलकुलेशंस करके देखते हैं अगर, तो H डैश की वैल्यू आप देख लो, ये सब अगर आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाती है आपके पास 10 मीटर्स। नाउ यू कैन इजीली सी 10 मीटर्स मतलब मोर देन 30 फीट। मोर देन 30 फीट मतलब कई मंजिल ऊंची बिल्डिंग हो गई पूरी एक तरीके से। तो 10 मीटर की ऊंचाई ये बनती है एज फार एज वाटर इज कंसर्न। अब आप देख लो खुद ही कि अगर आपको कूलर के का पानी खाली करना है मान लो, तो क्या करते हो कि कूलर की जो एज होती है उसी के ऊपर से पाइप लेके आ जाते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि कूलर के एक अंदर पाइप डाला, फिर उसके बाद ये जो पूरा जो दूसरा सिरा है वो शर्मा जी की 11th फ्लोर तक जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। दैट्स टोटली यूजलेस। तो आपको तो बस खाली हल्का सा ही हाइट चाहिए रहती है, तो वो प्रैक्टिकली हो जाती है। लेकिन फिर भी फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेक, ये पता होना चाहिए आपको कि ऐसा नहीं है कि पानी की साइफन की हाइट जो है वो कितनी भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था शुरू में कि आपको अगर आगे चल के रिलैक्स करना है तो शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होगी, बाद में मजे से रिलैक्स करो। लेकिन अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो मेहनत जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप कभी मतलब कोई बंदा उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। सो द आइडिया इज दिस कि ये भी जो हाइट है, ये हाइट आपकी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हो। पानी के लिए ध्यान रखना है अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स होती है। मरकरी अगर आप देखोगे तो मरकरी की डेंसिटी पानी से 13.6 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो इसको 13.6 से डिवाइड कर दो, कैलकुलेट करके देख लेना, ये अप्रॉक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। ये मरकरी के लिए होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये वैसे अगर आप देखो तो हमने तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली निकाला, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा कॉमन सेंस से भी देखो तो बिना किसी खास मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी आप इसको निकाल सकते थे। देखो इसको आप इस तरीके से देख सकते थे कि मान लो मैंने लेट अस से कि इस पाइप में से हमने खींच खींच के सारी हवा निकाल दी है, और बिल्कुल ये वाली जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी है, और इस पोजीशन में लाके हमने इसको सडनली, इसके दोनों एंड्स मैंने पहले पकड़ रखे थे, और पूरा पानी भरने के बाद मैंने सडनली खोल दिया, इसको छोड़ दिया। अब आप देखो कि मान लो सपोज अगर इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो होता ये कि इधर वाला पानी इधर गिर जाता, इधर वाला पानी इधर गिर जाता। बिकॉज यू कैन सी कि वैक्यूम को नेचर क्यों पसंद नहीं करता है?
वैक्यूम को नेचर क्यों भरने की कोशिश करता है? बिकॉज हमारे आसपास के सारे नेचुरल एनवायरनमेंट में गैस एक अच्छे खासे प्रेशर पी नॉट से भरी हुई है। तो वैक्यूम का मतलब है लो प्रेशर, और वहां पे उसको भरने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मान लो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं दोनों जगह, और अगर आप पानी को ऐसे भर के छोड़ देते, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। कई बार लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अच्छा सर, अगर आपने ऐसा करके छोड़ दिया तो अर्थ की ग्रेविटी इसको खींचेगी, ये नीचे जाएगा तो ये इधर से इसको खींचेगा और पानी का फ्लो फिर भी चलता रहेगा। नहीं, ध्यान से देखो कि अगर कोई भी आइडियल फ्लूइड की बात करते हो, तो आइडियल फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते नहीं है। वो खींचने का जो फिनोमेना होता है वो तो कुछ सरफेस टेंशन टाइप की चीज होती है, कुछ और प्रैक्टिकल फोर्सेस होंगे। लेकिन आइडियल लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादा। लेकिन अगर आइडियल लिक्विड के किसी इस पार्ट को अगर आप ऐसे जाने दोगे, तो ये पार्ट दूसरे पार्ट को खींचेगा बिल्कुल नहीं, और बीच में खाली जगह छूटती है तो छूटने देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर एक थ्रेड है, थ्रेड के एक एंड को खींचते हो, थ्रेड इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, थ्रेड के अगर एक एंड को खींचते हो तो दूसरे मॉलिक्यूल से वो कनेक्टेड रहता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या किसी भी आइडियल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे कनेक्टेड नहीं माने जाते। तो अगर आपके पास ये आइडियल लिक्विड की एक लकीर थी, यहां से अगर आप किसी तरह से इतने लिक्विड को खींच लोगे तो बाकी लिक्विड अपना वहीं का वहीं रह जाएगा। और इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू इमेजिन, बिकॉज हम प्रैक्टिकली सरफेस टेंशन और दूसरे कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस सब लगा ही देते हैं। लेकिन अगर आइडियलिज्म के डोमेन में जाओगे तो होगा ये कि जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, बीच से कहीं से पानी टूट जाएगा एक तरीके से, और आधा इधर गिर जाएगा आधा इधर गिर जाएगा। तो देयरफॉर ये बोलना गलत है कि ये वाला लिक्विड नीचे गिरता है और ये इसको खींचता है, ये बोलना गलत है। ये शब्द सही नहीं है, बिकॉज खींचने का तो मतलब ये होता है कि जो साइफन के पाइप के अंदर पानी होगा वो एक तरीके से खींचा जा रहा है, वो टेंसाइल वाली स्थिति में है एक तरीके से। और मतलब उसकी डेंसिटी अगर वो हल्का सा एक्सपेंडेबल है तो उसकी डेंसिटी नॉर्मल लिक्विड से हल्की सी कम होगी। इट इज अंडर सम काइंड ऑफ अ टेंसाइल स्ट्रेस, नो इट इज अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। बिकॉज जब आप इसको छोड़ोगे तो पानी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां से पुश करेगा, ये पुश करने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जाएंगे इधर, ये मॉलिक्यूल्स सब अपने सामने वाले मॉलिक्यूल्स को पुश करते रहेंगे, और पुशिंग के चलते यहां वाला जो पुशिंग फोर्स है उसको ओवरकम करके ये पानी की टेंडेंसी इधर गिरने की होगी। तो इट इज अ बेटर, मतलब चीज को अगर आप सही तरीके से समझते हो तो यू विल रियलाइज कि अंदर जो पानी होता है पाइप के, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस वाली स्थिति में होता है, वो टेंसाइल स्ट्रेस वाली स्थिति में नहीं होता है। और अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गायब कर दोगे, कई बार जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इक्वल टू √2gh, उस फॉर्मूले को देख के कई बार बच्चों को लगता है कि सर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कट ही गया, तो मतलब अगर वैक्यूम में भी हम साइफन चलाएंगे तो बढ़िया चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द आंसर इज नो। वैक्यूम में अगर आप साइफन चलाओगे तो चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज जीरो हो जाएगी तो एच डैश विल ऑल्सो विल टेंड टू जीरो। एच डैश टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि इस पाइप को आप ऊपर से कुछ ले ही नहीं जा सकते, मतलब कोई सेटअप बनेगा ही नहीं। और इन जनरल अगर आप प्रेशर को लो करते जाओगे तो बस आप एच डैश को लो करते जाओ, करस्पॉन्डिंगली अगर आप एच डैश को लो करते जाओगे तो आपका साइफन चलेगा और √2gh इफ्लक्स स्पीड आएगी। लेकिन कहीं अगर आपने प्रेशर को इतना ज्यादा लो कर दिया और एच डैश को उतना लो नहीं किया तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स कम नहीं होगी, स्पीड ऑफ इफ्लक्स सीधे जीरो हो जाएगी, साइफन आपका सीधे सीधे बंद हो जाएगा। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर पी नॉट और एच डैश के अंदर ये रिलेशन होगी, इक्वल टू भी जाने दो, चलो ग्रेटर ही कर देता हूं, अगर ये रिलेशन होगी तब तो आपका साइफन चलेगा, √2gh इफ्लक्स स्पीड आएगी। लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी गड़बड़ करोगे तो साइफन सीधे सीधे बंद हो जाएगा और इधर का पानी इधर रह जाएगा और उधर का पानी उधर रह जाएगा। तो ये बातें। और बाकी यू कैन इजीली सी कि साइफन के अंदर भी अगर आप इस पाइप के क्रॉस सेक्शन को वेरी कर दो, इधर उधर कर दो चीजें, तो थोड़ा बहुत एडिशनल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ये फंडा समझ गए हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो इधर उधर की प्रॉब्लम्स आप आराम से हैंडल इसके बाद कर लोगे। तो ये तो एक छोटी सी बात थी। साइफन की वर्किंग क्या होती है ये हमने अभी यहां तक देख लिया है।